नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशों में जो काम करने वाले भारतीय हैं, उन्होंने भारत को लगभग 110.47 बिलियन डॉलर भेजा है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा स्तर है। ये पहली बार है जब भारत में जो वर्कर्स रेमिटेंस है, वो 100 बिलियन डॉलर से अधिक पहुँचा है। अब आप इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे देश में रिकॉर्ड रेमिटेंस के बारे में बताया गया है कि कैसे ये हमारे देश में फाइनेंस को कुशन कर रहा है। इसके अलावा ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है कि केवल रेमिटेंस ही हमारे देश की वर्तमान समस्याओं का एक पूर्ण समाधान नहीं है। अब रेमिटेंस का इस हद तक बढ़ जाना अभी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तो हमारे देश की बाह्य अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अब देखें तो ऐसा समय चल रहा है जब हमारे देश में लगातार एफडीआई कमज़ोर हो रहा है। एफडीआई का जो इन्फ्लो हमारे देश में हो रहा था, वो धीरे-धीरे बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। हमारे देश में जो विदेशी निवेशक थे, वो अपना पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे हैं, और पश्चिम एशिया के संकट की वजह से हमारा जो चालू खाते का घाटा है, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इन सारे संदर्भ में इतने बड़ी मात्रा में रेमिटेंस का हमारे देश में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो आज के सेशन में हम रेमिटेंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, इसके अलावा भारत के लिए रेमिटेंस का महत्व क्या है, और जो वर्तमान समय में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, उस बढ़ोतरी के क्या-क्या कारण हैं, और इस बढ़ोतरी का हमारे देश के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, साथ ही साथ इस बढ़ोतरी के हमारे देश में कौन-कौन से चैलेंजेस उभर के आते हैं। इन सारे मामलों पे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा, एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि रेमिटेंस होती क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेमिटेंस को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ, तो हमारे देश का कोई भी आदमी जब विदेशों में जाकर काम करता है, तो जब वो विदेशों में जब काम करता है और वहाँ से कुछ पैसे कमाता है, तो अपने परिवार के लिए भारत में वो पैसा भेजता है। तो भारत में वो जो पैसा भेजता है, हम उसी को रेमिटेंस कहते हैं, उसी को प्रेषण कहते हैं। ठीक है? उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दुबई में कोई आदमी काम कर रहा है और वो अपने भारतीय परिवार को 50,000 रुपए अगर भेजता है, तो यही रेमिटेंस है। ठीक है? अब ना केवल ये अपने परिवारों के लिए पैसे भेज सकते हैं, बल्कि ये निवेश हेतु पैसा भी भारत भेजते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। रेमिटेंस की कई सारी श्रेणियाँ हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको देखने को मिलेगी। मुख्यतः रेमिटेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्कर्स रेमिटेंस, जिसको हम श्रमिक प्रेषण कहते हैं। यानी कि विदेशों में जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं, हम उसको वर्कर्स रेमिटेंस कहते हैं। वर्कर्स रेमिटेंस हमारे देश के करंट अकाउंट का हिस्सा होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया है कि हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसको हम भुगतान संतुलन के नाम से भी जानते हैं, तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 प्रकार के सरकार के खाते होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, इसको हम चालू खाता कहते हैं। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, जिसको हम पूंजीगत खाता कहते हैं। तो ये जो वर्कर्स रेमिटेंस है, ये हमारे करंट अकाउंट का हिस्सा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपसे सीधा-सीधा स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। अब रेमिटेंस जो वर्कर्स से हमारे देश में आते हैं, ये वास्तविक आय को दिखाता है। जैसे कि अगर सऊदी अरब में कोई भी इंजीनियर अगर काम कर रहा है और अगर वो भारत पैसा भेजता है, तो फिर वो वर्कर्स रेमिटेंस की श्रेणी में आएगा। रेमिटेंस की दूसरी कैटेगरी होती है प्राइवेट ट्रांसफर्स। ये एक बहुत ही व्यापक श्रेणी है, जिसमें वर्कर्स रेमिटेंस भी शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्राइवेट ट्रांसफर्स का लगभग 2/3 हिस्सा जो है, वो वर्कर्स रेमिटेंस यानी कि श्रमिक प्रेषण जो है, वो शामिल है। इसके अलावा इसमें एनआरआई जमा राशि की निकासी आपको देखने को मिलेगी। विदेशों से जो उपहार और दान हमारे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश में भेजे जाते हैं, वो भी प्राइवेट ट्रांसफ़र में आते हैं। इसके अलावा धार्मिक संस्थाओं को अगर कोई पैसा भेजता है हमारे देश का व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा है, तो वो भी आपको प्राइवेट ट्रांसफ़र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों द्वारा जब विदेशों से सोना-चांदी लाया जाता है, तो ये सब भी प्राइवेट ट्रांसफ़र में आते हैं। तो ये 2 श्रेणियाँ हैं रेमिटेंस की, जो हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं। अब भारत के लिए ये जो रेमिटेंस है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये ना केवल हमारे देश की विदेशी मुद्रा के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे देश में करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में रुपये को एक सपोर्ट प्रदान करता है। जिस तरीके से अगर आप वर्तमान संदर्भ में देखें, तो पश्चिम एशिया के संकट की वजह से रुपये में के मूल्य में लगातार गिरावट हो रही है, जिसको डेप्रिसिएशन या अवमूल्यन कहते हैं। तो ऐसे में रुपये की साख बनी रहे, इसके लिए रेमिटेंस एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ ही हमारे देश के घरेलू अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देता है। तो हम इन चारों पॉइंट्स को समझते हैं कि कैसे इन चारों पॉइंट्स की मदद से भारत के लिए जो है रेमिटेंस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कि ये विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्रोत है।
भारत में अब देखें तो पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आए हैं और भारत सबसे ज़्यादा ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में शीर्ष पर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। अब ये जो रेमिटेंस है, ये रेमिटेंस डॉलर के रूप में विदेशी मुद्रा हमारे देश में लाते हैं। अब जब विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे देश में डॉलर आएगा तो इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और जब विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा तो रुपये पर दबाव कम होता है और फिर जिस तरीके से रुपये के मूल्य में जो लगातार गिरावट हो रही है, ये गिरावट में थोड़ी-सी रोक लगती है। तो इस तरीके से जो रेमिटेंस है वो हमारे देश में सबसे पहले तो विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा स्रोत है। अब रेमिटेंस के बारे में आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि ये हमारे देश की जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है, बाह्य स्थिरता है, उसकी उसमें रेमिटेंस की जो भूमिका है वो एफडीआई से भी अधिक स्थिर मानी जाती है। दरअसल हमारे देश की बाह्य स्थिरता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है आपका एफडीआई, दूसरा है आपका एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और तीसरा है आपका रेमिटेंस। अब एफडीआई और एफपीआई ये इसमें हमें कमी और बढ़ोतरी लगातार हमें देखने को मिलती रहती है। जब हमारे देश में अब देखें तो अर्थव्यवस्था थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ जाती है तो एफपीआई वाले जो विदेशी निवेशक होते हैं अपना पैसा बाहर निकाल के ले जाते हैं। एफडीआई भी कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन रेमिटेंस जो है वो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो स्थिर बना रहता है। क्योंकि जो रेमिटेंस है वो लाभ के आधार पर नहीं काम करता। रेमिटेंस जो है वो अपने पारिवारिक अपने लोगों को एक आय भेजता है तो इस आधार पर काम करता है, एक पारिवारिक ज़िम्मेदारी के आधार पर ये काम करता है। इस वजह से रेमिटेंस जो है वो एफडीआई और एफपीआई की तुलना में ज़्यादा अस्थायी है। क्योंकि हमारे देश में जो रेमिटेंस लोग भेजते हैं वो इसलिए नहीं भेजते कि उसको निवेश करके उससे लाभ कमा सके, वो अपने परिवार के लिए वो आय भेजते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत की बाह्य स्थिरता के लिए जो रेमिटेंस की भूमिका है वो एफडीआई से भी ज़्यादा है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस स्टेटमेंट को समझा होगा और कैसे रेमिटेंस हमारे देश में विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ये भी आपने समझा होगा। विदे रेमिटेंस का भारत के संदर्भ में दूसरा महत्व ये है कि हमारे देश में करंट अकाउंट डेफिसिट को ये कम करता है। अब देखिए तो भारत का व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा देश कच्चा तेल का आयात करता है, हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है और कई सारी चीज़ों का आयात करता है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो आयातोन्मुख है, आयात पे वो ज़्यादा ज़ोर देती है। तो इस वजह से हमारे देश में व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जो रेमिटेंस है, वो घाटे को संतुलित करते हैं। अब इस फ्लो को समझिए, अगर हमारे देश में आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो हमको व्यापार घाटा होगा। लेकिन अगर हमारे देश में रेमिटेंस बढ़ता है तो इससे हमारा जो घाटा है वो कम होता है। यानी कि जो डॉलर हम पहले विदेशों में भेज रहे थे, अब वही डॉलर अब रेमिटेंस के तौर पे हमारे देश में अगर आएगा तो पहले अगर हमें $20 का अब देखें नुकसान हो रहा था, तो अगर मान लीजिए $10 रेमिटेंस के तौर पे हमारे देश में आ जाते हैं तो हमारा जो नुकसान है वो केवल $10 का रहता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में रेमिटेंस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए भारत के करंट अकाउंट पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में भी रेमिटेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रेमिटेंस का भारत के संदर्भ में तीसरा महत्व ये है कि ये हमारे देश की मुद्रा को काफ़ी सहारा प्रदान करता है। 2025-26 में जिस तरीके से हमें जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पश्चिम एशिया में संकट हमें उभरता हुआ दिख रहा है और उसकी वजह से लगभग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में ही एक अब देखें तो कमज़ोरी सी आ गई थी और उसकी वजह से विदेशी निवेशक हमारे देश से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाल रहे थे। हमारे देश में एफडीआई भी बहुत कम रहा था, कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा रही थी, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट भी बढ़ गया था। अब ऐसी स्थिति में रेमिटेंस ने रुपये को गिरने से बचाया। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इससे रुपये की साख पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है? अब कच्चे तेल की कीमत अगर ज़्यादा है, तो कच्चे तेल के आयात के लिए हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि डॉलर की माँग बढ़ जाती है। अब डॉलर की जब माँग बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा डॉलर मज़बूत होगा और डॉलर की तुलना में जो रुपया है, वो रुपया आपको कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। अब मान लीजिए रेमिटेंस के माध्यम से अगर हमारे देश में डॉलर नहीं आते, तो फिर डॉलर की माँग बढ़ती चली जाती, रुपया और कमज़ोर होता चला जाता, हमारे आयात और ज़्यादा महँगे होते चले जाते और फिर हमारे देश में महँगाई भी बढ़ जाती। तो रेमिटेंस के माध्यम से जो डॉलर हमारे देश में आ रहा है, उसने रुपये को कमज़ोर होने से बचाया क्योंकि जो डॉलर की बढ़ती हुई माँग थी, उस माँग की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है ये रेमिटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे रेमिटेंस रुपये को सहारा देता है आपने समझा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को थोड़ा-सा पीछे करके 1 या 2 बारी और सुनें तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? तो तीसरा इम्पोर्टेंस तो रेमिटेंस का भारत के संदर्भ में ये था। फिर रेमिटेंस हमारे देश के घरेलू अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देता है, क्योंकि जो रेमिटेंस हमारे देश में आता है उसका उपयोग मुख्यतः शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मकान निर्माण के लिए, उपभोग के लिए, यहाँ तक कि बचत और निवेश के लिए भी होता है।
विशेष रूप से अगर आप देखें तो केरलम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रेमिटेंस का बहुत बड़ा प्रभाव है और रेमिटेंस ग्रामीण मांग को बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई एक गाँव है ए, इसमें 100 लोग रहते हैं। अब इन 100 लोगों में से मान लीजिए 20 लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं। अब इन 20 लोगों के द्वारा जो पैसा इस ए गाँव में भेजा जाएगा, जो रेमिटेंस है, ये रेमिटेंस जब ये अपने गाँव ए में भेजेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो इस गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके पास पैसा बढ़ेगा। अब जब उनके पास पैसा बढ़ेगा तो वो राशन खरीदेंगे, है ना? जो गाँव की अर्थव्यवस्था की और सारी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों का उपभोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, रूरल डिमांड बना रहेगा और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो ठीक तरीके से चलती रहेगी। तो रेमिटेंस जो है वो ग्रामीण माँग को बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस पॉइंट को समझा होगा, ठीक है? तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके संदर्भ में हमने भारत में रेमिटेंस के इम्पोर्टेंस को समझा। अब मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रेमिटेंस से संबंधित कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकेंगे कि ये जो बढ़ोतरी है वो कैसे एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 110.47 बिलियन डॉलर का कुल रेमिटेंस हमें 2025-26 में देखने को मिला और इसकी तुलना अगर हम 25 के फाइनेंशियल ईयर से करें, तो 2024-25 में 87.55 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया था और 25-26 में 110.47 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया। यानी कि लगभग 26% की वृद्धि हमें देखने को मिली है और अगर हम सिर्फ जनवरी-मार्च 2026 के तिमाही की बात करें तो इसमें सिर्फ इस 3 महीने में 31.07 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हमारे देश में आया है, जो कि पिछले 13 वर्षों में सबसे ज़्यादा है और इसमें अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो लगभग 34% का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ये क्या होता है? आप इसको समझिए। अगर हम जनवरी से लेके मार्च तक के 2025 के महीने में जितना रेमिटेंस आया इसकी बात करें, मान लीजिए कि 20 बिलियन डॉलर का जो रेमिटेंस है वो 2000 जनवरी से मार्च महीने में 2025 में आया था और अगर हम जनवरी से मार्च महीने में 2026 के वर्ष में तुलना करें कि कितना रेमिटेंस आया, तो हम इसी को ईयर ऑन ईयर हम पहले 2025 के रेमिटेंस को देखेंगे इन 3 महीनों में, फिर इन्हीं 3 महीनों में 2026 के रेमिटेंस को देखेंगे और जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम इसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के तरीके से समझते हैं, ठीक है? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025-26 के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े क्यों रिकॉर्ड भरे हैं, ये इसको आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रेमिटेंस में रिकॉर्ड वृद्धि के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो पश्चिम एशिया का संकट है। दरअसल पश्चिम एशिया में कई सारे संघर्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। ईरान और इज़राइल आपस में उलझ रहे हैं। अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। फिर इज़राइल के द्वारा लेबनान के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं और ईरान ने फिर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में हैं, उस पे भी हमला किया। तो वहाँ जो भी संघर्ष चल रहा है, उसकी वजह से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस अनिश्चितता की वजह से जो भी वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय हैं, उन्होंने सावधानीवश बहुत ज़्यादा पैसा भारत में भेजा है। इसको हम प्रिकॉशनरी रेमिटेंस बिहेवियर कहते हैं। यानी कि उन्होंने सावधानीपूर्वक क्या किया है, पहले मतलब इस संघर्ष की वजह से और ज़्यादा पैसा घर पे भेजना शुरू किया है। अब भविष्य की अनिश्चितता के डर से जब वो ज़्यादा पैसा घर पे भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो हमारे देश में एक रिकॉर्ड वृद्धि को दर्शाएगा। वो एक वृद्धि को तो कम से कम दर्शाएगा। अब ये जो रेमिटेंस की इस तरीके से मतलब भय के डर से बहुत ज़्यादा पैसा घर भेजा जा रहा है, इसको रेमिटेंस के काउंटर साइक्लिक नेचर इसको कहते हैं। अर्थात संकट के समय रेमिटेंस घटने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये हमें ये जो घटना है वो दिखाती है। तो पहला कारण तो ये है कि पश्चिम एशिया के संकट की वजह से वहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं, उन्होंने सावधानीवश बहुत ज़्यादा पैसा भारत में भेजा है। इस वजह से ये वृद्धि हमें देखने को मिली है। इस वृद्धि का दूसरा बड़ा कारण है रुपये का अवमूल्यन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की ज़रूरत है। 2025-26 में रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ। इसका एक बड़ा कारण है हमारे देश में कच्चे तेल के लिए हमें आयात पर निर्भर होना। अब हम चूँकि आयात पर निर्भर हैं और कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा आयात भी बढ़ रहा है और आयात का खर्च भी बढ़ रहा है ना? इस वजह से रुपया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। अब आयात करने के लिए चूँकि हम डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, तो डॉलर की जब माँग बढ़ेगी, तो इसके सापेक्ष जो रुपया है वो ज़ाहिर-सी बात है कमज़ोर होगा। तो पहले 1 डॉलर में जितने रुपए मिलते थे, अब उसकी तुलना में ज़्यादा रुपए मिलने लग गए हैं। तो इसलिए विदेशों में जो रहने वाले भारतीय हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिला है। यानी कि अगर वो पहले $100 अपने देश में भेजते थे, तो इस $100 के बदले उनको ₹8200 मिलते थे। अब इसी $100 के बदले उनको ₹8700 मिल रहे हैं क्योंकि जो रुपया है वो कमज़ोर हो गया। तो अब इसलिए मान लीजिए कि विदेशों से किसी बी नाम के व्यक्ति ने भारत में, इंडिया में $100 भेजा, तो ये $100 पहले जो ₹8200 का था,
अब ये $100 ₹8700 का है। तो ये जो मात्रात्मक वृद्धि केवल एक्सचेंज रेट में रुपया के कमज़ोर होने की वजह से हुई है, वो उसकी वजह से ये वृद्धि है। तो इसी को हम विनिमय दर लाभ प्रभाव यानी कि एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज इफ़ेक्ट भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे वास्तविक आप देखें तो वृद्धि नहीं हुई है, केवल रुपया के कमज़ोर होने की वजह से और डॉलर के मज़बूत होने की वजह से ये वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो बदल गया है। पहले $1 में आपको ₹82 मिलते थे, अब $1 में आपको ₹95 मिलते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे देश में जो रेमिटेंस है, वो मात्रात्मक रूप से इसी एक्सचेंज रेट में रुपये के कमज़ोर होने की वजह से बढ़ गया है। तो रुपये का अवमूल्यन वो दूसरा बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमें रेमिटेंस में इतनी बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। तीसरा बड़ा कारण है प्रवासन पैटर्न में बदलाव। जो माइग्रेशन का पैटर्न है, उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं। पहले रेमिटेंस अगर हम बात करें, तो वो मुख्यतः खाड़ी देशों से आते थे। उसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, इन सारे देशों से पहले रेमिटेंस मुख्यतः आते थे, लेकिन इसमें अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। खाड़ी देशों का जो हिस्सा था वो 2016-17 में 47% था, लेकिन 2023-24 में ये हिस्सा अब कम होकर 38% तक ही रह गया है और अब इन देशों की तुलना में अब ज़्यादा योगदान रेमिटेंस में यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड किंगडम का और कनाडा जैसे देशों का है। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि पहले जो माइग्रेशन हमारे देश से होता था, वो अकुशल श्रमिकों का होता था। ये अकुशल श्रमिक मज़दूरी करने के लिए खाड़ी देशों में जाते थे, ठीक है? अब जो माइग्रेशन हो रहा है, वो स्किल्ड माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि हमारे देश के जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो एकेडमिशियन हैं, ये अब हमारे देश से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए और ज़ाहिर-सी बात है, अकुशल श्रमिक की तुलना में इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जब इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ये भारत को ज़्यादा पैसा रेमिटेंस के तौर पे भेजेंगे। तो इस माइग्रेशन के पैटर्न में बदलाव की वजह से भी ये जो हमें रेमिटेंस में वृद्धि है, वो देखने को मिली है। अब भारत के लिए इस रेमिटेंस में वृद्धि के कई सारे सकारात्मक प्रभाव हमें ज़ाहिर-सी बात है देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का एक सोर्स हमें देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया कि एफडीआई और एफपीआई ये दोनों ही अस्थिर होते हैं, इनमें लगातार कमी होने की संभावना रहती है। जो एफडीआई है, ये एफडीआई जो है, ये हमारे देश में आता है, लेकिन जब हमारे देश से इसको लाभ कम होने लग जाता है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है फिर अपना पैसा वापस निकाल लेता है। एफपीआई ये हॉट मनी होते हैं और इनको जहाँ पे ज़्यादा लाभ मिलता है, वो तुरंत वहाँ पे पलायन कर जाते हैं। तो इनकी तुलना में अगर हम रेमिटेंस की बात करें, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसकी वजह ये है कि एफडीआई और एफपीआई ये लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं, बल्कि रेमिटेंस जो है वो पारिवारिक आय को पूरा करने के लिए, परिवार की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं। तो चूँकि यहाँ पे लाभ नहीं है, इसलिए ये मोर और लेस देखें तो स्थिर बने रहते हैं। अब चूँकि रेमिटेंस स्थिर बने रहते हैं, ये किसी भी प्रकार का कर्ज़ हमारे ऊपर क्रिएट नहीं करते हैं और ये क्राइसिस रेज़िस्टेंट होते हैं। इसलिए इनको एक्सटर्नल सेक्टर का शॉक एब्ज़ॉर्बर भी कहा जाता है और रेमिटेंस के बढ़ने की वजह से हमारे देश में जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये चीज़ आपने समझी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा इस भारत के लिए रेमिटेंस के बढ़ने का सकारात्मक प्रभाव आपको भौगोलिक विविधीकरण के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब भारत केवल खाड़ी देशों पर रेमिटेंस के लिए निर्भर नहीं है। अब खाड़ी देशों पर जब हमारे देश की निर्भरता कम होगी, तो जो तेल की कीमत में झटके लगते हैं, उसका प्रभाव भी कम होगा। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि पहले जहाँ खाड़ी देशों से मुख्यतः हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में रेमिटेंस आते थे, अब उनकी तुलना में यूएसए, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों से हमारे देश में अब रेमिटेंस की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? स्किल्ड माइग्रेशन का होना। तो अब चूँकि खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता कम हो रही है, तो इसलिए हमारे देश में जो तेल की कीमतों में झटके लगते हैं उसका प्रभाव भी कम होगा, क्षेत्रीय युद्धों का कम असर पड़ेगा और जो हमारा जोखिम था उसका भी विविधीकरण हो पाएगा। तो भौगोलिक विविधीकरण की दृष्टि से भी इस रेमिटेंस के बढ़ने का एक सकारात्मक प्रभाव हमें अपने देश के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि स्किल्ड डायस्पोरा का भी ये जो रेमिटेंस में वृद्धि है वो संकेत देता है। कैसे? हमारे देश के जो उच्च कौशल वर्क फोर्स वाले लोग हैं, वो अब विश्व भर में स्थापित हो रहे हैं। इस बात को ये जो रेमिटेंस में वृद्धि है, वो दर्शाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो खाड़ी देशों में जाने वाले जो प्रवासी भारतीय थे, वो मुख्यतः श्रमिक थे और वो भी अकुशल श्रमिक। लेकिन जो हाई स्किल्ड अभी वर्क फोर्स हमें अपने देश में से माइग्रेट करता हुआ दिख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो ज़्यादा पैसे हमारे देश में भेज भी रहा है। लेकिन इस स्किल्ड डायस्पोरा के संकेत के पीछे एक और दूसरा पक्ष है और वो है ब्रेन ड्रेन का। यानी हमारे भारत के प्रतिभाशाली लोग विदेश जा रहे हैं। हमारे देश के पैसे से वो हमारे देश की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर जब वो कैपेबल हो जा रहे हैं, जब वो
जब उनको कौशल मिल जा रहा है तो फिर वो विदेश में जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन का जो डिबेट है, वो भी हमें य इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन आज ये ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा ब्रेन सर्कुलेशन बनता जा रहा है। ब्रेन सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे देश से लोग विदेश में गए, ठीक है? अब विदेशों में उन्होंने क्या किया, अपने स्किल को और बेहतर किया और फिर विदेशों में पैसा कमाकर उन्होंने भारत में फिर से निवेश करना शुरू किया। भारत में उन्होंने स्टार्टअप को फंडिंग करना शुरू किया। भारत में उन्होंने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। इसी को हम ब्रेन सर्कुलेशन कहते हैं। तो पहले जो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन का डिबेट था, अब वो ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा अब ब्रेन सर्कुलेशन के तौर पे कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये 3-4 ऐसे सकारात्मक प्रभाव हैं जो हमें रेमिटेंस में वृद्धि के पश्चात देखने को मिलते हैं। लेकिन रेमिटेंस में ये जो वृद्धि है वो कई सारी चिंताओं को भी उजागर करती है। मैं आपको बता दूं कि 2010 के बाद से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई लगातार घट रहा है। 2024-25 में और 2025-26 इन दोनों वित्तीय वर्ष को मिलाकर जो हमारे देश में जो नेट एफडीआई रहा है वो $9 बिलियन से भी कम रहा है। तो एफडीआई में जो गिरावट है वो एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में केवल रेमिटेंस में वृद्धि जो है वो एक पूर्ण अब देखें तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हमें अपने देश में एफडीआई में और बढ़ोतरी करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहिए। जो उत्पादन है उसको पुश करना चाहिए। टैक्सेशन को ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहिए और हमारे देश में जो नियामकीय फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा आप आसान करना चाहिए ताकि हमारे देश में अगर कोई विदेशी कंपनी निवेश करना चाहती है, एफडीआई करना चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत ज़्यादा जटिलता का सामना ना करना पड़े। तो एक चिंता तो एफडीआई में गिरावट की है। दूसरी बात, जो एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, वो भी इस रेमिटेंस के बढ़ने से संबंधित एक चुनौती की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। 2020-21 के बाद के अधिकांश वर्षों में अगर आप देखें तो जो नेट एफपीआई आउटफ्लो है, वो एक बाजार में अनिश्चितता को दर्शाता है। क्योंकि बाजार में अनिश्चितता है तभी जो एफपीआई है वो अपना पैसा बाहर निकाल के वापस लेके जा रहा है। क्योंकि एफपीआई होता है हॉट मनी। हॉट मनी ऐसी मनी होती है, ऐसे पैसे होते हैं जो सिर्फ लाभ के स्थल पे ही रहते हैं। यानी अगर इंडिया में इसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो इंडिया में रहेगा और अगर फिर यूएसए में इसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो तुरंत ही इंडिया से पैसा निकाल के यूएसए में लगा देगा। अब मान लीजिए एफपीआई ने बहुत ज़्यादा मात्रा में भारतीय बाजार में पैसा लगाया हुआ है और अगर ये अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल आ सकती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ सकता है। तो एफपीआई आउटफ्लो एक और बड़ी चुनौती है जो हमें इस पूरी समस्या में जो हमें पूरे इस घटना में देखने को मिलती है। फिर तीसरी जो चुनौती है हमारे देश में वो है तेल आधारित करंट अकाउंट डेफिसिट की। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर होना। और इसका समाधान क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, हम जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इकोसिस्टम है उसको बेहतर तरीके से डेवलप करें, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ें, हमारे देश में जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है उसको बढ़ावा दें और हमारे देश में जो नवीकरणीय ऊर्जा के घरेलू स्रोत हैं उसको विकसित करने पर जोर दें। तो ये कई सारी चिंताएं भी हैं जिसकी तरफ हमारा जो ध्यान है वो हमारा जो ध्यान है वो रेमिटेंस में ये वृद्धि खींचता है। इसके अलावा एआई से भविष्य का खतरा एक नई चुनौती के तौर पे हमारे सामने आ रहा है। ये सबसे नया और सबसे अब देखें तो यूपीएससी के पिछले कुछ साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें ये आपको एक नया एंगल देखने को मिलेगा। अब जो रेमिटेंस है वो ज़्यादातर विकसित देशों से हमारे देश में आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया यूएस से, यूके से, कनाडा से आ रहे हैं। लेकिन यही देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है वो प्रभावित हो रही है। आईटी जॉब्स ऑटोमेट हो रही है यानी कि वहाँ पे अब इंसानों की बजाय मशीनों से काम लिया जा रहा है। तो भारतीय स्किल्ड माइग्रेंट्स की नौकरियों पर असर पड़ सकता है। यानी कि अभी जो हमारे देश के स्किल्ड वर्कफोर्स विदेशों में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इन सारे स्किल्ड वर्कफोर्स की जो डिमांड है वो कम हो सकती है। तो भविष्य में हमारे देश में जो रेमिटेंस ग्रोथ है वो भी धीमा हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है हमारे देश से अगर स्किल्ड लोग बाहर जाएँगे नहीं तो वो विदेशों से पैसा हमारे देश में कैसे भेजेंगे? तो ये कई सारी चुनौतियाँ हैं जो कि हमें इस वर्तमान रिकॉर्ड वृद्धि से पता चलता है। अब रेमिटेंस में एफडीआई में और एफपीआई में क्या अंतर होता है ये हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम स्थिरता के संदर्भ में बात करें तो रेमिटेंस जो है वो एफडीआई और एफपीआई से ज़्यादा स्थिर होता है। फिर एफडीआई मध्यम श्रेणी का इसमें स्थिरता होती है और एफपीआई सबसे कम स्थिर होता है। क्योंकि एफडीआई जब आता है तो इसके माध्यम से जो जो भी कंपनी पैसा लगाती है वो नई-नई तकनीकी लेकर आती है और इनका जो पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है। वहीं एफपीआई हॉट मनी होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ये तुरंत ही हमारे देश से पलायन कर जाते हैं अगर इनको लाभ नहीं मिलता है तो। अगर हम संकट में व्यवहार की बात करें तो रेमिटेंस बढ़ भी सकता है
लेकिन एफडीआई जो है वो घटते हैं और एफपीआई तो संकट की घड़ी में बहुत तेज़ी से हमारे देश से निकलने लग जाते हैं। अब रेमिटेंस के बढ़ने की जो घटना है अभी वर्तमान में मैंने आपको बताया कि कैसे पश्चिमी एशिया में जो संकट की घड़ी है, उसमें सावधानीवश एक प्रिकॉशनरी तौर पे वहाँ के विदे भारतीयों ने अपने परिवार के लिए ज़्यादा पैसा हमारे देश में भेजना शुरू किया, तो रेमिटेंस बढ़ गया है। अगर हम डेट क्रिएशन की बात करें, कर्ज़ को क्रिएट करने की बात करें, तो रेमिटेंस कोई किसी भी प्रकार का कर्ज़ जो है वो पैदा नहीं करता। एफडीआई भी किसी तरीके का कर्ज़ पैदा नहीं करता और एफपीआई भी किसी तरीके का कर्ज़ नहीं होता है। उद्देश्य की बात करें तो रेमिटेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो परिवार सहायता है। वहीं एफडीआई का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय और एफपीआई जो है वो निवेश करके लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के ऊपर अपना ज़ोर देता है। तो ये रेमिटेंस, एफडीआई और एफपीआई इन तीनों के बीच का क्या अंतर है मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था और अगर इस पूरे सेशन का हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का रिकॉर्ड रेमिटेंस है वो केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है बल्कि जो वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय है उसकी आर्थिक शक्ति का संकेत है। कैसे हमारे देश के स्किल्ड वर्कफोर्स दुनिया के बड़े-बड़े देशों में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ की बड़ी-बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर बन रहे हैं, ये इस बात का संकेत है। हालाँकि ये भारत की बाह्य स्थिरता को ज़रूर मजबूत करता है, जिस तरीके से रेमिटेंस में वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें, तो जो एआई आधारित रोज़गार परिवर्तन हो रहा है, हमारे देश में जो एफडीआई कमज़ोर पड़ रहा है और हमारे देश की जो तेल निर्भरता आयात पे बहुत ज़्यादा है, इन सारी चुनौतियों की वजह से जो नीति निर्माता है, उनके लिए एक चिंता का विषय हमेशा बना रहेगा। कि कैसे हम अपने देश में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करें, कैसे हम अपने देश में निवेश के स्रोतों का विविधीकरण करें। तो ये हमारा आज का सेशन था और इस पूरे सेशन के आधार पर आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं कि भारत के बाह्य क्षेत्र की स्थिरता में रेमिटेंसेस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है और आप इसको मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर लिख के पोस्ट कर रहे हैं। इस पूरे सेशन के आधार पर आप इस यूपीएससी के एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको इस पूरे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करेंट अफेयर्स इसको ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।